इलस्ट्रेशन 12 दिखता है। एक्स लिमिटेड है जो वेंट इनटू द लिक्विडेशन हो रही है 1 अप्रैल 2021 को बैलेंसेस दिया है एक्सट्रैक्ट करके बुक्स के अंदर। क्या है तो मशीनरी है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, स्टॉक है, डेटा है, इन्वेस्टमेंट है, कैश इन हैंड है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया है, शेयर कैपिटल दिया है 24,000 शेयर, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, डिबेंचर्स सिक्योर्ड बाय द फ्लोटिंग चार्ज बैंक थोड़ी दिया है, क्रेडिटर्स दिया है, फॉलोइंग एसेट जो वैल्यूड किए गए हैं, मशीनरी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डिटेल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट है वो सिक्योर्ड है बाय द डिपॉजिट किससे, तो लीज होल्ड प्रॉपर्टीज से सिक्योर्ड है वो। देर वर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी हैं जो अमाउंट करे 3,000 रुपीज़ विच वर नॉट इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स ऑफ 60,000, यानी ऊपर के जो 60,000 क्रेडिटर्स है उसके अंदर ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 3,000 के इंक्लूड नहीं किए गए हैं। हमको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और सबमिट करना है टू दी मीटिंग्स ऑफ दी मेंबर्स एंड द क्रेडिटर्स। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एक्स लिमिटेड का बनेंगे 1 अप्रैल 2021 का। तो पहले क्या लिखेंगे, तो असेट जो स्पेसिफिकली प्लेज नहीं है इसको लिस्ट एक बोलते हैं, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू लिखेंगे उसकी, तो कैश इन हैंड कितना है तो 3,000 वो लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट कितना है तो 12,000 जो रियलाइज किए गए हैं वो लिखेंगे, डिटेल्स कितना है तो 1,40,000 तो 1,40,000 रियलाइज्ड है तो वो लिखेंगे, स्टॉक है 6,000 तो वो लिखेंगे, मशीनरी है 1,80,000 तो मशीनरी का 1,80,000 लिखेंगे, और फिर टोटल कर देंगे तो 3,41,000 का आ गया। एसेट जो स्पेसिफिकली प्लेज है उसके अंदर हमको क्या देखना पड़ेगा, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, उसका ड्यू सिक्योर्ड कितना है क्रेडिटर से, और फिर डेफिशिएंसी हो रही है या सरप्लस हो रहा है वो लिखना है। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी था वो 2,18,000 का उसका एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू है, जिसके सामने क्या सिक्योर है, जिसके सामने बैंक कोडी सिक्योर्ड है तो वो है 54,000 की, जो ऊपर से हमने देख के लिखा तो वो 54,000 लिखेंगे। तो बाकी बचा वो क्या होगा, सरप्लस हो गया तो सरप्लस लिख के कॉलम में लिख के उसको बाहर लिख देंगे, और फिर टोटल कर देंगे 341 प्लस बाय 1,64,000 का, तो कितना आ जाएगा 5,05,000। ये क्या है तो ये असेट जो अवेलेबल है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को जो सिक्योर्ड है बाय द फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, क्रॉस असेट देखेंगे समरी बना के, तो क्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द असेट उसके अंदर स्पेसिफिकली प्लेज वाले कितने हैं तो 2,18,000, ये जो लीजल प्रॉपर्टी 2,18,000 की एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू थी वो लिखेंगे। तो अदर असेट्स कितना है तो 3,41,000 जो लिस्ट ए वाली है वो लिखेंगे, टोटल करेंगे तो 5,59,000 आ जाएगा। अभी ग्रॉस लायबिलिटी देखेंगे, ग्रॉस लायबिलिटीज़ के ब्रैकेट में क्या है, टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द सरप्लस और एडेड टू द डेफिशिएंसी एज द केस में भी जो भी होगा वो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स टू द एक्सटेंट जो क्लेम्स जिनका क्लेम्स एस्टिमेट किया जा रहा है और जो कवर्ड है बाय द एसेट्स वो क्या है तो स्पेसिफिकली प्लेज वो कितना है तो 54,000 का है तो वो लिख देंगे। इसको सिर्फ लेफ्ट साइड में लिखना है, राइट साइड में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर देखेंगे तो वो कितना है तो 3,000 के जो हमको दिए गए थे 3,000 तो वो लिख देंगे, और इसको दोनों साइड पर लिखेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों में लिखेंगे। एस्टिमेटेड बैलेंस जो अवेलेबल है डिबेंचर होल्डर्स का जो सिक्योर किया गया है फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से वो हमको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा तो 5,05,000 में से माइनस करेंगे 3,000 तो 5,02,000 आ जाएगा। अभी डिबेंचर्स देखेंगे, डिबेंचर्स कितने के हैं तो 1,50,000 के डिबेंचर्स हैं। कहाँ कहाँ पड़े हैं ये डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स जो सिक्योर किए गए हैं बाय द फ्लोटिंग चार्ज वो कितना थे 1,50,000 थे तो वो लिखेंगे, और लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों में लिखेंगे, और फिर राइट साइड से माइनस करेंगे 5,02,000 से, तो 1,50,000 माइनस करा 3,52,000 है, ये एस्टिमेटेड सरप्लस है जो डिबेंचर होल्डर्स के पास से निकला है। तो अभी क्रेडिटर्स जो अनसिक्योर्ड है उनके लिए आएगा तो वो कितना था तो 60,000 है, तो वो लिखेंगे और फिर माइनस करेंगे, लेफ्ट राइट दोनों में लिखेंगे, और फिर राइट में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3,52,000 में से 60 माइनस करेंगे 2,92,000 आएगा, और लेफ्ट के अंदर टोटल कर देना है 54,000 प्लस 3,000 प्लस 1,50,000 प्लस 60,000 का टोटल करेंगे तो 2,67,000 आएगा। एस्टिमेटेड सरप्लस रिगार्डिंग द क्रेडिटर्स जो डिफरेंस होगा ग्रॉस असेट्स एंड ग्रॉस लायबिलिटीज़ का वो यहाँ पर आएगा। इसके अंदर क्या है, इश्यूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल कितना है 24,000 है 10 के हिसाब से है, तो 2,40,000 आएगा, तो वो 2,40,000 राइट के अंदर लिखेंगे, लेफ्ट के अंदर नहीं लिखने का इसको। 2,92,000 में से 2,40,000 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 52,000 का एस्टिमेटेड सरप्लस बचा जो मेंबर्स के लिए है। इन सॉल लिमिटेड है वो लिक्विडेशन में जा रही है, फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट दिया है 1 अप्रैल 2021 का बुक्स के लिए 2,50,000 इक्विटी शेयर्स है 10 के हिसाब से है। सिक्योर्ड डिबेंचर्स है ऑन द लैंड एंड बिल्डिंग, अनसिक्योर्ड लोन्स है, ट्रेड क्रेडिटर्स है, लैंड एंड बिल्डिंग, अदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, करंट एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, कंटीजेंट एसेट, कंटीजेंट लायबिलिटीज़ दिया गया है वो क्या है तो बिल्स डिस्काउंटेड है, और एक्साइज ड्यूटीज़ डिमांड में है। तो ऑन इन्वेस्टिगेशन ही फाउंड आउट हुआ है कि कंटीजेंट लायबिलिटीज़ है वो सर्टेन है, और वो डिवोल्ट कर रही है असेट्स को जो लाइकली रेस किया जा रहा है एज फॉलोज, लैंड बिल्डिंग दिया है, अदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया है, करंट असेट दिया है, टेकिंग द अबव इनटू अकाउंट प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 1 अप्रैल 2021 का। तो असेट जो स्पेसिफिकली प्लेज नहीं है उसको लिस्ट है बोलेंगे, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू रुपीज़ के अंदर आएगी। तो क्या आएगी यहाँ पर तो अदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड करंट असेट जो 18 लाख और 35 लाख है वो दोनों लिखेंगे, टोटल करेंगे, और असेट जो स्पेसिफिकली प्लेज है वो बी के अंदर आएगी, उसमें लैंड बिल्डिंग है जिसकी एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू 11 लाख है, और सिक्योरिटी कितनी है उसके अगेंस्ट में
उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी है 10 लाख की, 10 लाख की सिक्योरिटी अगेंस्ट में है। जो यहाँ पर सिक्योर्ड डिबेंचर्स था वो लैंड एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट में सिक्योर्ड था, तो वो लिख देंगे यहाँ पर। तो हमारे पास सरप्लस बच जाएगा कितने का, 1 लाख रुपये का। ये 1 लाख का सरप्लस हम लोग बाहर लिखेंगे और फिर टोटल करेंगे तो 54 लैक्स, जो किसके लिए अवेलेबल होगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए। ग्रॉस समरी बनाएंगे ग्रॉस एसेट की, तो जो ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू है एसेट की, जो स्पेसिफिकली प्लेज है, वो कितना है, 11 लाख है। प्लस बाय जो अदर असेट्स है वो कितना है, तो 53 लाख है। 11 लाख प्लस 53 लाख करेंगे कितना आएगा, 64 लाख आएगा। ग्रॉस एसेट ग्रॉस लायबिलिटी देखेंगे रुपीज़ के अंदर। लायबिलिटीज़ के अंदर पहले क्या है, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स से जो लिस्ट बी के हिसाब से आ रहे हैं वो कितना आ रहे हैं, जो स्पेसिफिकली प्लेस्ड है वो कितना है, तो 10 लाख है। ये 10 लाख कहाँ से लिखा, तो ये सिक्योर्ड थे 10 लाख के क्रेडिटर्स, वो लिख दी कि हम लोग। फिर उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो लिस्ट जी के हिसाब से आएंगे वो कितना है, तो 1,50,000 है। ये कहाँ से आएंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो ये जो एक्साइज ड्यूटी डिमांड के अंदर है ये हमको लेनी पड़ेगी। तो ये हमारे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ये हमारे किस में आएंगे, ये हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आएंगे लिस्ट सी के अंदर। तो ये 1,50,000 लेफ्ट के अंदर लिखेंगे और राइट के अंदर भी 1,50,000 लिख के माइनस करेंगे। 54 लाख में से 52,500 आ जाएगा। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए अवेलेबल है एज पर ई। वो कितना आएगा, तो अनसिक्योर्ड लोन कितना है, तो 20 लाख रुपये है। अनसिक्योर्ड लोन कितना है, तो 20 लाख रुपए है, तो वो लिख देंगे। लेफ्ट में भी लिखेंगे राइट में भी लिखेंगे। ट्रेड क्रेडिटर्स कितना है, तो 35 लाख रुपए है, तो वो 35 लाख रुपए भी हम लोग लेफ्ट में लिखेंगे राइट में लिखेंगे। उसके बाद कंटीजेंट लायबिलिटीज़ ऑन द बिल डिस्काउंट, कंटीजेंट लायबिलिटीज़ कितनी है, 1 लाख रुपए की है, तो वो लिख देंगे। लेफ्ट में भी लिखेंगे राइट में भी लिखेंगे और फिर माइनस कर देंगे। लेफ्ट में से 52,50,000 में से 3,50,000 आएगा जो डेफिशिएंसी है रिगार्डिंग द क्रेडिटर्स। और लेफ्ट साइड के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, 10 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 20 लाख प्लस 35,000 प्लस बाई 1 लाख करेंगे तो 67,50,000 आ जाएगा। और फिर जो 2,50,000 इक्विटी शेयर से 10 के हिसाब से वो लिस्ट जी के हिसाब से आएगा, तो वो कितना आएंगे, तो 25 लाख रुपए है, तो 25 लाख आएंगे। कैसे आएंगे 25 लाख रुपए, तो ये हमको दिया था फर्स्ट ही लाइन के अंदर 2,50,000 10 के हिसाब से था इक्विटी शेयर्स, तो वो 2 लाख वो कितना आएगा, 25 लाख रुपए आ गए। और फिर 3,50,000 में से माइनस करेंगे 25 लाख रुपए, तो एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी निकल के आ जाएगी कितना, 28,50,000 की। इलस्ट्रेशन 14 देखते हैं। एक्स लिमिटेड है जो ऑर्डर कर रही है वाउंडिंग अप 31 मार्च 2022 को। जो फॉलोइंग बैलेंसेज हमको एक्सट्रैक्ट करके दिया गया है, गुडविल है, बिल्डिंग है, प्लांट है, फिक्चर्स है, स्टॉक्स है, डिटेल्स है, कैश है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, शेयर कैपिटल 10,000, इक्विटी शेयर 100 के हिसाब से 5% डिबेंचर सिक्योर्ड बाय द फ्लोटिंग चार्जेस है ऑन ऑल असेट्स। इंटरेस्ट जो पेबल है ऑन दिस डिबेंचर्स बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड है बाय द हाइपोथेटिकल ऑफ द स्टॉक, यानी ये सिक्योर्ड है। और फिर क्रेडिटर्स दिए गए हैं, जो अमाउंट एस्टिमेटेड रियलाइजेबल है वो कितनी है, गुडविल की है, बिल्डिंग की है, प्लांट की है, फिक्चर्स की है, स्टॉक की है, डिटेल्स की है। क्रेडिटर्स जो है वो इंक्लूड करा है 6,000 रुपीज़ ऑन द अकाउंट्स ऑफ द वेजेस, 15 मैन स्टॉक पर मंथ के हिसाब से 4 महीने के लिए इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ द वाइंडिंग अप। 9,000 जो सैलरी है वो 5 एम्प्लॉयज़ की है, 300 पर मंथ के हिसाब से प्रीवियस 6 मंथ की। हमको तो 4 मंथ की प्रेफरेंशियल मिलेंगे, बाकी की आएगी अनसिक्योर्ड में जाएगी। रेंट ऑफ द गोडाउन जो है वो भी दिया गया है, ये भी अनसिक्योर्ड में जाएगा 3,000 रुपये। इनकम टैक्स जो डिडक्ट किया गया है सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज़ के अंदर 1,000 रुपये, तो ये भी प्रेफरेंशियल में आएगा। डायरेक्टर की फीस जो है वो 500 रुपये, तो ये तो अनसिक्योर्ड में ही जाएगा। 3 ईयर्स अगो 3 साल पहले जो डेबिट बैलेंस था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वो कितना था, 77,925। एंड सिंस उसके बाद से जो डेट ऑफ द अकाउंट से कंपनी फॉलोइंग फिगर हमको दे दी है। ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया ईयर 31/3/2020 का, 21 का, 22 का। उसमें से ये सारे एक्सपेंस माइनस करे हैं और एक्सपेंस का टोटल दिया है। तो ये हमको यहाँ पर सिर्फ नेट देखना पड़ेगा कि नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इन एडिशन इट इज़ एस्टिमेट किया जा रहा है कि कंपनी पे करेगी 5,000 एज अ कंपनसेशन टू द एम्प्लॉयज़, किसके लिए, इंजरी हो गई है उनको, तो ये भी प्रेफरेंशियल में आएगा। जो विच द कंटिन्यू लायबिलिटी नॉट एक्सेप्टेड, जिसके लिए लायबिलिटी एक्सेप्ट नहीं की गई है, प्रिपेयर करना स्टेटमेंट ऑफ द अफेयर्स एंड एफिशिएंसी अकाउंट। तो एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर आएगा। एसेट जो स्पेसिफिकली प्लेट नहीं है वो लिस्ट आ जाएगा। कैश, डेटर्स, बिल्डिंग्स, कैश हमको दिया था कितना था, तो 500 था। डिटेल्स हमको दिया था कितना था, 20,000, तो 20,000 लिखेंगे। 500 और डिटेल्स हमारा कहाँ पर है, डिटेल्स हमारा है 25,000 का। लेकिन यहाँ पर नीचे हम देखेंगे तो सबके वैल्यू देती है, जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो कितनी है, डिटेल्स की तो 20,000 है, तो 20,000 लिख देंगे। बिल्डिंग की 3 लाख है, तो नीचे 3 लाख की वैल्यू दी है वो लिख देंगे हम लोग। जो रियलाइजेबल वैल्यू है प्लांट एंड फिक्चर्स की 5,25,000 रुपये की है, एंड फिक्चर्स की 10,000 रुपये की है, तो वो लिख देंगे। गुडविल की है 1,000 रुपये, टोटल कर देंगे। एसेट जो स्पेसिफिकली प्लेट नहीं है वो लिस्ट बी में आएगा। उसके अंदर क्या है, तो स्टॉक एसेट जो स्पेसिफिकली प्लेज है
ऊपर क्या था, असेट जो स्पेसिफिकली प्लेज नहीं था, यहाँ पर स्पेसिफिकली प्लेज वाले है वो लिस्ट भी में आएगा। स्टॉक स्पेसिफिकली प्लेज है, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 31,000 रुपये, तो वो लिख देंगे। किसके अगेंस्ट में है, तो सिक्योर्ड किसके अगेंस्ट में है स्टॉक, तो बैंक ओडी के अगेंस्ट में जो कि 25,000 रुपये है। तो 31 माइनस बाय 25 करेंगे, 6,000 का हमारे पास सरप्लस बच रहा है, तो वो सरप्लस के कॉलम में लिख के बाहर लिख देंगे। और 8,56,500 में 6,000 ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा, 8,62,500। ये डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय द फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और इन लोगों के लिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के लिए ये अमाउंट अवेलेबल होगी। समय में बनाएंगे ग्रॉस एसेट की, तो ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट जो स्पेसिफिकली प्लेज है वो कितनी है, तो 31,000 है। और अदर एसेट्स के अंदर कितना है, 856,500, तो टोटल करेंगे तो 887,500 आ जाएगा। लाइबिलिटीज़ के अंदर, रुपीज़ के अंदर डेबिट साइड एंड यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड में देखेंगे तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो है लिस्ट बी के हिसाब से वो कितना है, 25,000 रुपये, तो वो लिखेंगे लेफ्ट साइड के अंदर। उसके बाद क्या है, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिस्ट सी के हिसाब से है वो कितना है, तो 18,000 रुपये है। वो कैसे आपको मिलेगा 18,000 रुपये, ये हमको कहाँ से मिलेगा, तो ये हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पर क्रेडिटर्स इंक्लूड के अंदर है 6,000 रुपीज़ ऑन द अकाउंट्स ऑफ 15 मैन, तो ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 महीने के ही है ये तो। वेजेस है 4 महीने की, तो ये तो हमारे लिए क्या आ जाएगा, प्रेफरेंशियल हो जाएगा। तो ये 6,000 को ऐड करेंगे, ये 9,000 किसके लिए है, तो ये 9,000 6 मंथ के लिए है। तो 9,000 को डिवाइड करेंगे 6 और फिर मल्टीप्लाई विथ 4 करेंगे, क्योंकि 4 महीने की हमारे लिए प्रेफरेंशियल होती है, तो वो भी 6,000 आएगा। तो 6,000 प्लस बाय 6,000, तो 6,000 आएगा। गोडाउन के रेंट नहीं आएगा प्रेफरेंशियल में, 1,000 रुपये जो इनकम टैक्स के वो आ जाएंगे हमारे, इनकम टैक्स के 1,000 रुपये वो आ जाएंगे हमारे लिए। यहाँ पर फिर से देखेंगे, यहाँ पर क्या है, तो 6,000 जो है वो 15 मैन 100 पर मंथ के हिसाब से 4 महीने के है। तो ये 6,000 तो प्रेफरेंशियल हुए क्रेडिटर्स इमीडिएटली डेट ऑफ फाइंडिंग अप से थे, और 9,000 जो है वो सैलरी 5 एम्प्लॉयज़ के 300 पर मंथ के हिसाब से 6 मंथ के लिए है, प्रीवियस 6 मंथ के लिए है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के अंदर पहले क्या था, तो क्रेडिटर्स इंक्लूड कर रहे थे 6,000 जो अकाउंट कर रहे थे, वेजेस 15 मैन 100 के हिसाब से थे पर मंथ, और 4 मंथ के लिए थे, तो ये तो प्रेफरेंशियल हो गया। 4 महीने की है तो इसके लिए ये तो प्रेफरेंशियल में आएगा ही आएगा। 9,000 जो थे वो कितने के लिए थे, 6 मंथ के लिए थे, तो 9,000 को डिवाइड करेंगे 6 से और फिर मल्टीप्लाई विथ 4 करेंगे, तो ये भी 6,000 जो है वो प्रेफरेंशियल के आएगा, और बाकी का जो बचेगा वो प्रेफरेंशियल में नहीं आएगा। और जो रेंट ऑफ द गोडाउन तो प्रेफरेंशियल में आता नहीं है, तो उसको तो कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। इनकम टैक्स जो डिडक्ट किया है वो 1,000 है, तो वो भी प्रेफरेंशियल में आएगा। डायरेक्टर की फीस जो है वो प्रेफरेंशियल में नहीं आती। और लास्ट में जो वर्कमैन कंपनसेशन का दिया है, एस्टिमेट किया गया है कि कंपनी पे करेगी 5,000 एज ए कंपनसेशन टू द एम्प्लॉयज़, तो वो भी आएगा हमारा प्रेफरेंशियल में। तो टोटल करेंगे प्रेफरेंशियल का, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल प्रेफरेंशियल का करेंगे तो हमारे पास 18,000 आ जाएगा। तो ये 18,000 हम लोग कहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के अंदर लिस्ट सी के अंदर। उसके बाद माइनस करेंगे 8,62,500 में से 18,000 को, तो 844,500, और लेफ्ट साइड में भी प्रेफरेंशियल 18,000 लिख देंगे। तो ये हमारे लिए किसके लिए बचेगा, तो ये हमारे लिए डिबेंचर होल्डर जो कवर्ड किए जाते हैं फ्लोटिंग चार्ज के हिसाब से और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के हिसाब से, उनके लोग के लिए बचेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डिबेंचर जो सिक्योर्ड है फ्लोटिंग चार्जेस के हिसाब से एज पर द लिस्ट दी, तो वो कितने हैं, तो डिबेंचर्स देखेंगे यहाँ पर, तो डिबेंचर्स जो 5% डिबेंचर है सिक्योर किया है वो 1,60,000 है, और उनको इंटरेस्ट पेबल 4,000 है, तो दोनों दो को ऐड कर देना पड़ेगा। तो दोनों लिखेंगे 1,64,000 लेफ्ट साइड में लिखेंगे, राइट साइड में भी लिखेंगे 844,500 में से 164 माइनस करेंगे तो 6,80,500 आ जाएगा। और इसमें से फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो लिस्ट टी के लिए है वो माइनस करना पड़ेगा, तो वो कितना आएगा हमारा, तो जो क्रेडिटर्स इन ट्रेड हैं वो कितना आएगा, 16,500। यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि टोटल क्रेडिटर्स कितना है, तो 36,000 के हैं। इन 36,000 में से हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, तो 36,000 में से हमको ये जो अनसिक्योर्ड है ये सब माइनस करना पड़ेगा, और प्रेफरेंशियल माइनस करना पड़ेगा, एक्सेप्ट जो ये जो कंपनसेशन वाले थे 5,000 के, इनको छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर तो इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रेडिटर्स थे वो इंक्लूड थे ऊपर वाले क्रेडिटर्स के तरीके, जो 6,000 वेजेस और 15 मंथ्स, तो ये सबको तो हमको लेस करना पड़ेगा। तो हमारे पास आ जाएगा क्रेडिटर्स ऑन द ट्रेड, तो कितना आएगा, तो 36,000 का हमारा था। 36,000 में से माइनस करेंगे क्या, 6,500, और फिर माइनस क्या करेंगे 1,000, और फिर माइनस करेंगे 6,000, फिर माइनस करेंगे 6,500 को छोड़ 5,000 को छोड़ देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 16,500। और ये 16,500 हम लोग कहाँ लिख देंगे, तो ये 16,500 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। क्रेडिटर्स ऑन ट्रेड कितना आएगा 16,500, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना आएगा, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था वो 6,500 आएगा। वो 6,500 हमने कहाँ से लिखा, तो ये जो अनसिक्योर्ड वाला था वो हम लिख देंगे। अनसिक्योर्ड पे क्या था, तो डायरेक्टर्स की फीस थी वो अनसिक्योर्ड में आएगी 500, जो रेंट है वो भी अनसिक्योर्ड में आएगा 3,000। उसके बाद हमारा जो 5 मंथ की सैलरी थी जिसके अंदर हमने डिवाइड किया था 6 से और मल्टीप्लाई 4 से किया था, मतलब वो कितना था हमारा
तो वो 9000 डिवाइड बाई 6 किया था, मल्टीप्लाई बाई 4 किया था, मतलब वहाँ पर 6000 जो था वो किसका था, तो 6000 तो प्रेफरेंशियल का था, तो बाकी बचा वो किसका था, अनसिक्योर का था। तो 9000 में से 6000 माइनस करेंगे तो 3000 किसका था, अनसिक्योर का था, तो वो अनसिक्योर में लिख देंगे। यहाँ पर टोटल आएगा 6500, तो ये लिख देंगे 6500, टोटल करेंगे तो 23,000 आ गया। ये लेफ्ट साइड में भी लिखेंगे, ये राइट साइड में भी लिखेंगे 23,000। एस्टिमेटेड सरप्लस रिगार्डिंग एज द क्रेडिटर्स कितना बचेगा, तो 2,30,000 लेफ्ट के अंदर आएगा। ये 2,30,000 कैसा आया, तो हम टोटल करेंगे 25,000, 18,000, 1,64,000, 23,000, तो 2,30,000 आ जाएगा। और लेफ्ट साइड के अंदर ये 23,000 हम लोग 6,80,500 में से माइनस कर देंगे, 657,500 आ जाएगा। अभी ग्रॉस लायबिलिटीज़ जो है एज पर कॉलम ई उसके अंदर देखना पड़ेगा। तो इश्यूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल हम देखेंगे कितना है इश्यूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल। तो इश्यूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल था हमारा 10,000 इक्विटी शेयर्स था, 100 के हिसाब से था, तो 10,000 इंटू 100 करेंगे तो 10 लाख रुपए के थे हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल। तो वो 10 लाख रुपए के हमारे को इक्विटी शेयर कैपिटल माइनस करना पड़ेगा, तो डेफिशिएंसी आएगा एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी रिगार्डिंग एज कंट्रीब्यूशन 3,42,500। इसके अंदर नोट्स हमको लिखनी पड़ेगी कि इसके अंदर अनपेड कॉल्स हमने अभी तक कॉल नहीं किए गए हैं, मतलब अनपेड कॉल्स हमने मंगाए नहीं है, और एस्टिमेशन के अंदर कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग अभी नहीं ऐड किया गया है। अगर वो करेंगे तो हमारा जो एस्टिमेशन है वो और बढ़ जाएगा। एंड जो सरप्लस है या तो डेफिसिट है ट्रेडिंग पेंडिंग के हिसाब से रियलाइजेशन ऑफ द एसेट्स वो भी हमने किया नहीं है, तो इसलिए हमारा ये सब चीज़ों को हमको कंसिडर करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, तो लिस्ट एज बनाएंगे जो टिकट डेफिशिएंसी अकाउंट होता है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी, और नीचे आएगा आइटम्स रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी। आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी ना आइटम रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी दोनों हमको बताना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी है, रिड्यूस नहीं कर रहा है, तो एक्सेस जो कैपिटल एंड लायबिलिटी का हो रहा है ओवर द 3 years अगो एज सोन इन द बैलेंस शीट। जो हमको दिया था फिगर कितने थे, यहाँ पर दिया था 3 years अगो का डेबिट बैलेंस था, सेकंड लाइन के अंदर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 77,925 का दिया था। तो वो लिख देंगे हम लोग यहाँ पर 77,925। उसके अंदर फिर सेकंड देखेंगे तो नेट डिविडेंड्स या तो बोनस डिक्लेयर्ड अगर कोई किया गया है ड्यूरिंग द पीरियड तो वो लिखना होता है, तो अभी कुछ भी किया नहीं है। तो नेट ट्रेडिंग लॉस आफ्टर चार्जिंग द आइटम सोन इन द अबव, ये देखना पड़ेगा। तो ये कैसे निकलेगा हमारा नेट ट्रेडिंग एंड लॉस, तो ये हमारा यहाँ पर जो हमारा 31/3/2020, 31/3/2021 और 31/3/2022 दिया है, यहाँ से हमको निकलेगा 65,000 का प्रॉफिट है, उसमें से माइनस करेंगे 8990, तो 15,990 का हमारा लॉस आ गया। कितना आएगा, 15,990 का हमारा लॉस आ गया। उसके बाद 45,000 में से माइनस करेंगे 66,245, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 21,245, ये आ जाएगा प्लस बाय 40,000 में से माइनस करेंगे 63,340, तो ये हमारा कितना है 23,340, तो टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 6575। ये 6575 क्या है, तो ये हमारा ये 6575 ये 6575 क्या है, तो नेट ट्रेडिंग लॉस है, जो हम लिख देंगे ऊपर नेट ट्रेडिंग लॉस। अगर और इसका बाइफर्केशन भी देना पड़ेगा तो बाइफर्केशन भी देंगे। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से इतना आ रहा है, चार्जिंग ऑफ द इनकम टैक्स 24,000 उसकी वजह से आ रहा है, और फिर रिक्वायरमेंट ऑफ दी इसकी वजह से, ये सब हमको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दिया गया था। तो इसके अंदर से हम लोग बाइफर्केट करके लिख देंगे। जैसे यहाँ पर डेप्रिसिएशन की वजह से 6,700 आ रहा है, तो वो लिखा है यहाँ पर कि डेप्रिसिएशन की वजह से इतना है। इसका बाइफर्केशन सिर्फ दिया है 60,575 का, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की वजह से कितना आ रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की वजह से देखेंगे तो 8,000 एक साल का है, 2020 का, 21 का और 22 का, तीनों का 8,000 है, तो मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 24,000 आ जाएगा। ये से हमको बाइफिकेट करके ना लिख देना पड़ेगा यहाँ पर, और यही फिगर हम लोग कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे 6575। और फिर लॉस अदर देन द ट्रेडिंग लॉस है रिटर्न ऑफ के लिए, या तो प्रोविजंस की वजह से जो हो रहा है ड्यूरिंग द सेम पीरियड, तो वो भी नहीं है, तो वो भी लेस नील लिख देंगे यहाँ पर। और एस्टिमेटेड लॉस जो रिटर्न ऑफ की वजह से अभी हो रहा है उसको भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको। यहाँ पर जो एस्टिमेटेड लॉस है जो अभी रिटर्न ऑफ करेंगे प्रोविजंस जो बनाए उसके हिसाब से, वो उसके लिए स्टेटमेंट है, तो वो कैसे बनाएंगे हम लोग, तो डिटेल्स के अंदर देखेंगे। तो डिटेल का एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू कितना है, तो वो 20 है, और बुक्स के अंदर दिया है वो 25 है, तो हमारा कम हो गया है, तो कम हो गया इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 5,000 का लॉस। गुडविल कितना था, तो 1,000 का था एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, और बुक्स के अंदर कितनी दिख रही है, तो 1,00,000 रुपये की दिख रही है, मतलब 99 का डिक्रीज़ हो गया, तो 99 को यहाँ पर लॉस के अंदर लिख देंगे। बिल्डिंग के अंदर भी देखेंगे तो बिल्डिंग के अंदर कितना है एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू,
बिल्डिंग का देखेंगे तो बिल्डिंग के अंदर है 3 लाख रुपए, और बिल्डिंग हमारे बुक्स में कितनी दिख रही है, 3,50,000 रुपये, तो मतलब 50,000 का डिक्रीज़ हो गया तो वो भी लिख देंगे। वैसे ही प्लांट के लिए, फिक्सचर्स के लिए, स्टॉक के लिए कर देना है, और वर्कमैन कंपनसेशन यहाँ पे एक याद रखना है, उसको भी लिख देना है। जो वर्कमैन कंपनसेशन 5,000 का था वो भी यहाँ पर लिख देंगे, वो भी यहाँ पर लिख देंगे, और फिर टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2,04,000 आ जाएगा। और ये 2,04,000 के बाद पूरा टोटल करेंगे अदर आइटम्स के लिए। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, तो 77,925 प्लस 60,575 प्लस 2,04,000, तो कितना आएगा, 3,42,500 का आएगा। ये अदर आइटम से जो कंट्रीब्यूट करेंगे डेफिशिएंसी वो कितना है, 3,42,500। इसके अंदर जो आइटम रिड्यूस करेंगे डेफिशिएंसी उसको लेस करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर वो है नहीं, तो यहाँ पर कितना आएगा डेफिशिएंसी जो सोन कर रहा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, उससे ये मिल जाएगा टोटल। जो हमारा 3,42,500 आ रहा है उससे ये टोटल मिल जाएगा यहाँ पर। जो डेफिशिएंसी अकाउंट बनाएंगे उससे यहाँ पर जो डेफिशिएंसी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दी गई है वही मिल जाएगा यहाँ पर। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 15 देखते हैं। इलस्ट्रेशन इसको अगर देखना हो वर्किंग नोट के हिसाब से तो ये कैसे आएगा, तो 138,500 जो हमको दिया गया है, 138,500 जो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस दिया गया है, ये हम लोग सिर्फ क्रॉस टैली करने के लिए देख रहे हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया गया है 138,500, वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसको लिखेंगे और फिर उसमें से ऐड कर देंगे जो एस्टिमेटेड लॉस जो रियलाइजेबल असेट्स के हिसाब से हो रहा है, वो हम ऐड कर देंगे। कितना है, तो यहाँ पर डिटेल्स के अंदर 5,000 का है, और लॉस ऑन डिटेल्स के अंदर कितना है, तो 5,000 का है, और लॉस ऑन गुडविल, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फिक्सचर, स्टॉक, ये सब का लॉस हम लोग लिख देंगे। और फिर टोटल करेंगे 5,000 प्लस बाय 99,000 प्लस बाय 50,000 प्लस 25,000 प्लस 13,000 प्लस 7,000 प्लस 5,000 करेंगे तो कितना आएगा, 2,04,000 का लॉस आएगा। और ये हम लोग ऐड कर देंगे किसके अंदर, 138,500 के अंदर। तो हमारा वही आ जाएगा जो टोटल डेफिशिएंसी है वो। ये सिर्फ क्रॉस टैली करने के लिए हमने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर आपको क्रॉस टैली करना हो तो ऐसा क्रॉस टैली करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो 342,500। इलस्ट्रेशन 15 देखते हैं। तो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर करना स्टेटमेंट ऑफ द अफेयर्स एंड एफिशिएंसी ऑफ द इक्विपमेंट लिमिटेड which went into the liquidation 31st of December 2025। 3,000 इक्विटी शेयर्स है, 100 इसके हिसाब से 80 पेडअप है, 6% 1,000 प्रेफरेंस शेयर 100 इसके हिसाब से है, फुल्ली पेडअप है। लेस कॉल्स इन एरियर्स भी दिया गया है, 5% डिबेंचर्स जिसका फ्लोटिंग चार्ज है, एसेट्स के ऊपर इंटरेस्ट पेड किया गया है अप टू 30/5/2025 तक, अप टू 30 जून 2025 तक। मतलब इंटरेस्ट कब तक का पेड किया गया है, 30 जून 2025 तक का, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 6 महीने का इंटरेस्ट और बाकी रहा तो वो भी करना पड़ेगा हमको। मॉर्गेज ऑन द लैंड एंड बिल्डिंग दे दिया है, ट्रेड क्रेडिटर्स दे दिया है, ओइंग फॉर द वेजेस दे दिया है, सैलरी किसकी दी है, सेक्रेटरीज की सैलरी दे दी है 500 पर मंथ ओइंग है, और मैनेजिंग डायरेक्टर्स की सैलरी दे दी है 1,500 पर मंथ ओइंग है। असेट्स के अंदर एस्टिमेटेड वैल्यू दे दी है और बुक वैल्यू दे दी है। लैंड की है, लैंड बिल्डिंग की है, प्लांट है, टूल्स है, पेटेंट्स है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ द बैंक ओटी जो 1,90,000 के हिसाब से है, मतलब ये सिक्योर्ड है, वो भी दे दी है। बुक डेट दे दिया 31st ऑफ December 2020 को जो बैलेंस शीट है ऑफ द कंपनी वो हमको बता रही है। जनरल रिजर्व अकाउंट का बैलेंस 40,000 जो ये कंप्लीट कर रहा है, बाय द डेबिट बैलेंस कितना 25,000 P&L अकाउंट का, यानी जनरल रिजर्व का अकाउंट क्या है, क्रेडिट बैलेंस 40,000 का, और प्रॉफिट एंड लॉस का 25,000। ये सारा इन्फॉर्मेशन हमको डेफिशिएंसी अकाउंट बनाएंगे उसमें काम लगेगी। इन 2021 जो कंपनी है वो प्रॉफिट कर रही है 40,000 की, और डिक्लेयर कर रही है डिविडेंड 10% ऑन द इक्विटी शेयर्स। एंड जो कंपनी सफर कर रही है टोटल लॉस ऑफ 1,09,000। बिसाइड इसके अलावा भी जो लॉस है स्टॉक का फायर के हिसाब से वो कितना है, 40,000 है। 2022 के अंदर, 23 के अंदर एंड 24 के अंदर, मतलब ये तीनों का मिलाकर 40,000 दे दिया है हमको। और फॉर 2025 अकाउंट्स वेर नॉट मेड, मतलब अकाउंट्स बने ही नहीं है, तो बने ही नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा वो हमको पता ही नहीं चला होगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस ही दिया नहीं है ऊपर, ठीक है, तो हमको निकालना पड़ेगा। हमको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कॉस्ट ऑफ द वाइंडिंग अप दे दिया है हमको कितना है, 15,000 है, तो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे 31st ऑफ December 2025 का। डेट ऑफ वाइंडिंग अप के लिए एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर एसेट जो स्पेसिफिकली प्लेज नहीं है, वो कौन सी होगी, तो लिस्ट ए होगी। तो उसके अंदर क्या आएगा, तो ट्रेड डिटेल्स कितने हैं हमारे, जो रियलाइजेबल वैल्यू है, तो यहाँ पर बुक टैक्स दिया था वो कितना है, तो 90 वो कितना है, तो 60,000 का है। एस्टिमेटेड टू बी प्रोड्यूस जो है वो लेना है, यहाँ पे ERV लेना है हमको। तो एस्टिमेटेड जो टू बी प्रोड्यूस कितना है, 60,000, तो 60,000 लिखेंगे। स्टॉक इन द ट्रेड कितना है, 74,000, तो वो लिखेंगे। प्लांट
और टूल्स का लिखेंगे 130 और 4000, 134,000 आ गया। पेटेंट्स देखेंगे 30,000 का है तो पेटेंट 30,000 का लिखेंगे। उसके बाद क्या है तो अनपेड कॉल्स, यहाँ पर ये अनपेड कॉल्स लिखना नहीं भूलना है, जो कि लेस कर दिया गया है ऊपर, तो वो लिखेंगे 5,000 का, तो वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद टोटल करेंगे तो कितना आएगा 3,03,000 आएगा। उसके अंदर एसेट जो स्पेसिफिकली प्लेज किया गया है वो लिस्ट बी के हिसाब से आएगा। तो उसके अंदर कौन से हैं तो एक इन्वेस्टमेंट है जो बैंक कोडी के अगेंस्ट में सिक्योर्ड है, तो वो एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू उसकी कितनी है तो 1,70,000 है। और वो सिक्योर्ड किसके अगेंस्ट में 1,90,000 के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर डेफिशिएंसी आ रही है 20,000 रुपये की, तो डेफिशिएंसी का कॉलम में लिख देंगे 20,000 रुपये की, और ये अनसिक्योर्ड पोर्शन में चले जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 1,30,000 रुपये का है, 1,30,000 रुपये का लैंड एंड बिल्डिंग आपको एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू थी, वो किसके अगेंस्ट में सिक्योर्ड था तो लैंड एंड बिल्डिंग जो था वो सिक्योर्ड था, लैंड एंड बिल्डिंग था वो सिक्योर्ड था किसके अगेंस्ट में, मॉर्गेज ऑन द लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 का था, वो उसके अगेंस्ट में था। तो यहाँ पर हम लोग वो लिख देंगे 80,000 की वैल्यू। तो 1,30,000 में से 80,000 माइनस करेंगे तो 50,000 का हमारा क्या आ जाएगा, 50,000 का हमारा सरप्लस आ जाएगा। यहाँ पे नेटिंग ऑफ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 50,000 ही बाहर लिखेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग अमाउंट है और अलग अलग जगह पर दोनों का पोस्टिंग हो रहा है, इसलिए इसके यहाँ पे 50,000 को लिख देंगे। जो एस्टिमेटेड सरप्लस है एसेट जो स्पेसिफिकली प्लेज है उसमें से निकला है वो कितना है 50,000, तो 3,03,000 के अंदर 50,000 ऐड कर देंगे तो 3,53,000 जो एस्टिमेटेड टोटल एसेट है जो अवेलेबल होगी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को, डिबेंचर होल्डर को और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को, हमारे समराइज बनाएंगे ग्रॉस एसेट का। तो ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ दी स्पेसिफिकली चार्ज एसेट वो कितना है तो 3 लाख रुपये आएगा। यहाँ पर 3 लाख रुपए कैसे आएगा तो यहाँ पर देखेंगे तो 1,70,000 जो एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है प्लस बाय, क्योंकि यहाँ पर 1,70,000 ही सिर्फ हमारा क्या है, 1,70,000 ही हमारा सिक्योर्ड है, इसलिए यहाँ पर 1,70,000 लिखेंगे प्लस बाय जो 1,30,000 है वो लिखेंगे। तो टोटल कितना हो गया हमारा, टोटल हमारा हो गया 3 लाख रुपए। जो एसेट स्पेसिफिकली चार्ज है वो कितना आएगा 3 लाख रुपए। ये कैसा है तो 1,70 और 1,30 ये दोनों ही लिखना है। यहाँ पर हम लोग जो सिक्योरिटी दी गई है वो वाली वैल्यू नहीं लिखनी है, यहाँ पर क्या लिखना है जो एसेट रियलाइजेबल वैल्यू है वही लिखनी है। तो स्पेसिफिकली जो एसेट रियलाइजेबल है चार्ज के हिसाब से वो कितनी हो रही थी हमारे 3 लाख, तो 3 लाख लिखेंगे। अदर एसेट्स के अंदर देखेंगे तो जो हमने टोटल करा था जो स्पेसिफिकली प्लेज नहीं है वो कितना है तो 3,03,000 है, तो टोटल कर देंगे तो 6,03,000 आएगा हमारा समराइज ग्रॉस एसेट। उसके बाद जो एस्टिमेटेड टोटल एसेट जो अवेलेबल है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को, डिबेंचर होल्डर्स को, बैंक ओडी एंड अदर एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो बॉट फॉरवर्ड किया गया है वो कितना है तो 3,53,000 जो हमारा ऊपर बैलेंस था वही हम लोग नीचे लिख देंगे 3,53,000 आएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग तो लाइबिलिटीज़ के अंदर लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रॉस लाइबिलिटीज़, और राइट साइड के अंदर हम लोग 3,53,000 जो एसेट्स है उसमें से माइनस करते जाएंगे। यहाँ पर सिक्योर क्रेडिटर्स लिस्ट बी के हिसाब से कितना आएगा तो 2,50,000 रुपये आएगा। सिक्योर्ड है इसलिए यहाँ पर हम कितनी वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर 1,90,000 इन्वेस्टमेंट के अंदर जो था वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1,90,000 जो सिक्योर्ड थे उसमें से 20,000 तो अनसिक्योर्ड में चले जाएंगे डेफिशिएंसी की वजह से। तो यहाँ पर सिर्फ 1,70,000 ही लेना पड़ेगा हमको। तो 1,70,000 प्लस बाय 80,000 जो लैंड बिल्डिंग के अगेंस्ट में सिक्योर्ड थे, तो टोटल कितना आएगा तो 2,50,000 आएगा। यहाँ पर कितना आ रहा है 1,70,000 प्लस बाय 80 करने में, 1,70,000 प्लस बाय 80 करेंगे। क्यों, क्योंकि वो 20,000 जो थे वो तो अनसिक्योर्ड में चले गए थे, मतलब 1,70,000 सिक्योर्ड थे, तो वो एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू वाली अमाउंट लिखनी पड़ेगी हमको। यहाँ पे 1,70,000 प्लस बाय 80,000 तो कितना आएगा 2,50,000। वो कहाँ पे लिखेंगे तो ग्रॉस लायबिलिटी के अंदर लेफ्ट साइड में लिखेंगे, राइट साइड के अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिस्ट के हिसाब से देखेंगे तो वो कितना है तो वो देखेंगे हम तो ओइंग फॉर द वेजेस जो है, ओइंग फॉर द वेजेस हमारे लिए क्या होगा तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होगा जो कि 20,000 रुपये के हैं, और सैलरी सेक्रेटरी की वो भी हमारी क्या होगी तो वो भी प्रेफरेंशियल में काउंट होगी, लेकिन सिर्फ 4 महीने की काउंट होगी। तो वो कितना आएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो कितना आएगा 2,000 आएगा। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें हमारी काउंट होगी 20,000 प्लस बाय 2,000। यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी क्या प्रेफरेंशियल में आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी। तो यहाँ पर दोनों का टोटल करेंगे तो 22,000 रुपये आ रहा है। ये 22,000 रुपये हमारा किस में आएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आएगा। तो 22,000 हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे और राइट साइड में भी लिखेंगे, और फिर माइनस कर देंगे 5,53,000 में से 22,000, तो हमारे पास कितना बचेगा 3,31,000। ये हमारे किसके लिए होगा तो डिबेंचर होल्डर, बैंक एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए होगा। अभी डिबेंचर होल्डर्स जिनका फ्लोटिंग चार्ज है वो लिखेंगे तो वो कितना है तो 5% डिबेंचर जिनका फ्लोटिंग चार्ज है वो कितना है 1 लाख रुपये है, और उसको हमको कितना देना है 6 मंथ का इंटरेस्ट भी देना है। तो 1 लाख का 5% करेंगे मल्टीप्लाई 6/12 करेंगे तो कितना आएगा 2,500 आएगा। तो 1 लाख
2,500। ये हमारा क्या आ जाएगा, डिबेंचर होल्डर्स आएगा जो सिक्योर्ड बाय द फ्लोटिंग चार्ज आएगा, तो वो लेफ्ट में लिखेंगे और फिर राइट में भी लिखेंगे। राइट में लिख के माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 3,31,000 में से 1,02,500 माइनस करेंगे 228,500 आ जाएगा। ये किसके लिए होगा, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए अभी अवेलेबल होगा, ये एज पर लिस्ट सी होगा। तो अभी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स स्पेसिफिक असेट्स के हिसाब से है वो कितना होगा, तो 20,000 के हैं जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था, जो एफिशिएंसी थी वो यहाँ पर आ जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के अंदर 20,000 रुपये के। और फिर ट्रेड क्रेडिटर्स, ये ट्रेड क्रेडिटर्स कहाँ से लिखेंगे, तो ये हमको ऊपर दिया गया है, ट्रेड क्रेडिटर्स 2,65,500 के ट्रेड क्रेडिटर्स है, तो ये लिख देंगे। ये भी सब पूरे पूरे अनसिक्योर्ड है, अगर कुछ बोला ना हो तो पूरे पूरे अनसिक्योर्ड ही होते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 265,500 लिखेंगे। फिर अदर एक्सपेंस जो 7,000 के हैं, ये 7,000 कहाँ से आएगा, तो ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी थी, ये पूरी पूरी किस में जाएगी, हमारी अनसिक्योर्ड में जाएगी, तो ये 6,000 उसके, और फिर जो 2,000 जो सिक्योर्ड में गए थे सेक्रेटरी की सैलरी के, तो वो हटा के 3,000 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3,000 में से माइनस करेंगे 2,000 तो कितना आएगा, 1,000 आएगा। तो ये 1,000 किस में जाएगा, अनसिक्योर्ड में जाएगा। तो मतलब टोटल कितना हो गया, 6,000 प्लस बाई 1,000 कितना हो गया, तो 7,000 हो गया। तो ये 7,000 हमारा किस में जाएगा, अनसिक्योर्ड में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में। तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 2,92,500 आएगा। ये लेफ्ट साइड में भी लिखेंगे, राइट साइड में भी लिखेंगे, और राइट साइड के अंदर माइनस कर देंगे 228,500 में से, तो हमारे पास 64,000 की क्या आ जाएगी, हमारे पास 64,000 की डेफिशिएंसी आ जाएगी। डिफरेंस ग्रॉस लायबिलिटीज़ एंड ग्रॉस एसेट का हमारे पास डेफिशिएंसी आ रही है एस्टिमेटेड, तो वो लिखेंगे हम लोग 64,000। और राइट साइड के अंदर हमको टोटल कर देना है 2,50,000 प्लस बाय 22,000 प्लस 1,02,500 प्लस बाय 2,92,500, तो टोटल आ जाएगा 6,67,000। इसके बाद इश्यूड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल देखेंगे तो 3,000 इक्विटी शेयर्स 100 के हिसाब से 80 पेड अप वाले हैं। तो यहाँ पर 3,000 80 पेड अप वाले 2,40,000 रुपये वाले हैं, तो वो लिखेंगे यहाँ पर 2,40,000। और प्रेफरेंस वाले कितने थे, 6% 1,000 100 के हिसाब से वो 1,00,000 रुपये थे, 1,00,000 के थे, तो वो लिख देंगे यहाँ पर 1,00,000 के। जो हमको दिए गए थे कितने थे, 1,00,000 के थे। यहाँ पर हमको लेस नहीं करना है, कॉल्स एंड एरियल्स ये 5,000 वाला सिर्फ हमको कौन सी अमाउंट लिखनी है, ऊपर वाली 1,00,000 रुपये वाली अमाउंट लिखनी है, तो 1,00,000 रुपये वाली अमाउंट लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि कॉल्स एंड एरियल्स की एडजस्टमेंट हम पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ पर 1,00,000 रुपये लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 3,40,000 आएगा। ये 3,40,000 माइनस करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, हमारी डेफिशिएंसी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा 3,40,000 प्लस 64,000, तो 4,04,000 की हमारी एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी रिगार्डिंग द मेंबर्स आएगा एज पर द लिस्ट एच। यहाँ पर नोट लिखने की पड़ेगी हमको, क्या नोट लिखनी पड़ेगी कि अबाव के अंदर हमको कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग का जो 15,000 की है वो हमने अभी तक जोड़ी नहीं है। एंड जो सरप्लस कोई भी आएगा इन द डेफिशिएंसी ऑफ द ट्रेडिंग रियलाइजेशन ऑफ द एसेट, यानी एसेट को रियलाइज करते हुए कोई भी सरप्लस या डेफिशिएंसी आएगी वो भी हमने इसके ऊपर जोड़ी नहीं है। देयरफॉर और सेकंड नोट क्या लिखनी है, जो 3,000 शेयर्स है उसके ऊपर 20 रुपये अभी भी मंगाने बाकी हैं जो हमने मंगाए नहीं है, वो भी यहाँ पर लिख देंगे नोट्स के अंदर। अभी लिस्ट एच डेफिशिएंसी अकाउंट बनाएंगे, आइटम ए जो कंट्रीब्यूट करा है डेफिशिएंसी, एंड आइटम्स बी के अंदर लिखेंगे आइटम जो रिड्यूस करेगा डेफिशिएंसी। अभी एक्सेस ऑफ द कैपिटल्स एंड लायबिलिटीज ओवर द एसेट्स 1/1/2023 के अंदर हम लोग बताएंगे, तो वो कुछ है हमारा, तो वो नहीं है यहाँ पर, तो वो उसको नील कर देंगे। और नेट डिविडेंड या तो बोनस ड्यूरिंग द पीरियड जो हम लोग जनवरी से दिसंबर 2021 के अंदर देने वाले थे वो कितना है, तो वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे लिखा था हमारा डिविडेंड 10% देना है हमको इक्विटी शेयर के लिए, जो डिक्लेयर किया गया है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो पहले इक्विटी को देने से पहले हमको क्या देखना पड़ता है, प्रेफरेंस को भी देखना पड़ता है। तो प्रेफरेंस को पहले देना पड़ता है क्योंकि प्रेफरेंस का पहले राइट होता है डिविडेंड कहते हैं। तो यहाँ पे भले ही लिखा नहीं है लेकिन हम लोग 10% किसका देंगे, पहले प्रेफरेंस को देंगे। तो प्रेफरेंस के कितने हैं हमारे पास, 95,000 है, तो 95,000 का कितना परसेंट करेंगे, 95,000 का 10% करेंगे तो कितना आएगा, 95,000 का 6%, क्योंकि यहाँ पे 6% ये प्रेफरेंस के लिए, इक्विटी के लिए 10% है लेकिन प्रेफरेंस के लिए तो 6% ये है। तो 95,000 का कितना करेंगे, 6% करेंगे तो 5,700 आएगा, और 2,40,000 का 10% करेंगे तो 24,000 आएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 29,700 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे जो नेट डिविडेंड है एंड जो बोनस है ड्यूरिंग द पीरियड जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 का, मतलब पूरे साल का देखेंगे तो 21 का, तो वो कितना आएगा हमारा 29,700, ये हम देंगे। उसके बाद देखेंगे तो नेट ट्रेडिंग लॉस आफ्टर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन टैक्सेशन इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर्स एक्सेट्रा ड्यूरिंग द सेम पीरियड, वो कितना आ रहा है, तो 1,09,000 रुपये का। तो हमारा जो लॉस था करंट पीरियड का वो बताएंगे हम लोग, कंपनी जो सफ़र कर रही थी लॉस 1,09,000 रुपये का, और स्टॉक की वजह से कितना लॉस सफ़र कर रही थी, 1,09,000 रुपये का सफ़र कर रही थी, तो वो यहाँ पर आया 1,09,000 रुपये का। और करंट पीरियड के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको करंट पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया नहीं है, तो हमको ट्रायल बैलेंस बना के निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग जो हमारी बुक्स वैल्यू के हिसाब से थी वो सारी यहाँ पर लिखेंगे। जो लैंड एंड बिल्डिंग थी वो कितनी थी,
तो बुक्स के हिसाब से देखेंगे, बुक्स के हिसाब से कितनी थी, तो 1,20,000 रुपये की लैंड बिल्डिंग थी, प्लांट था 2 लाख रुपये का। तो ये सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखते जाएंगे। डेबिट साइड के अंदर 1,20,000 रुपये की लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट 2 लाख रुपये का, टूल्स 20,000 रुपये का, ये सारी हम लोग बुक्स वैल्यू के हिसाब से लिखते जाएंगे पूरी वैल्यू। डिटेल्स तक की लिखते कि डिटेल्स कितने थे वहाँ पर, 90,000 रुपये के थे डिटेल्स। तो डिटेल्स भी आ गया, बुक टैक्स 90,000 रुपये, सारी बुक्स वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर लिखते जाना है। डेबिट्स के अंदर और जो क्रेडिट की वैल्यू है वो भी लिखते जानी है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 2,40,000 रुपये का था, तो वो भी हमको क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था, 2,40,000 रुपये का, वो लिख देंगे। उसके बाद क्या था, उसके बाद 95,000 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, तो वो भी लिख देंगे। 95,000 का क्या था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, तो वो भी लिख दिया हमने यहाँ पर। उसके बाद 5% डिबेंचर्स था 1 लाख रुपये का, तो वो 5% डिबेंचर्स 1 लाख रुपये का हम देखेंगे तो वो कहाँ से मिलेगा हमको। तो ये था 5% डिबेंचर 1 लाख रुपये का, फ्लोटिंग चार्ज के हिसाब से था, तो वो भी लिख देंगे। 80,000 का मॉर्गेज लोन था, ट्रेड क्रेडिट 265,500 का था। ये जो भी बुक्स वैल्यू हमको दी गई है वो सारी बुक्स वैल्यू हम लोग लिख देंगे। और ये सारी बुक्स वैल्यू लिखने के बाद हम लोग अगर टोटल करेंगे तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोई बैलेंस आएगा। जो बैलेंस आएगा वो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आएगा, जो कि डेबिट साइड पे है। वो कितना आ रहा है, तो 1 लाख वो आएगा हमारा 123,700 प्लस 131,300, टोटल में आएगा हमारा 2,55,000 का आएगा हमारा। अभी ये 2,55,000 में से हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1/1/2005 का निकालना पड़ेगा, तो वो हमको निकालेंगे तो फिर हमारे पास लॉस फॉर दी ईयर, मतलब करंट ईयर का जो लॉस है वो हमारे पास खबर पड़ जाएगी। तो हमको कैसे निकालेंगे, तो पहले हमको रिजर्व्स एंड सरप्लस बनाना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्व्स एंड सरप्लस का ही हमको ओपनिंग बैलेंस दिया गया है। तो वो उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है जनरल रिजर्व का 31 दिसंबर 2020 का, यानी ये 1/1/2021 का बोल सकते हैं हम लोग। तो 40,000 रुपये का जनरल का है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 25,000 रुपये का डेबिट बैलेंस है। तो जनरल रिजर्व का 40,000 रुपये का क्रेडिट बैलेंस में लिखेंगे, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड पर आता है। तो 40,000 बैलेंस 40,000 लिखेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 25,000 का यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ हम लोग क्या बना रहे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस का अकाउंट बना रहे हैं। उसमें से अभी हम देखेंगे तो डिविडेंड जो हमने दिया गया 24,000 प्लस 5,700 वो डेबिट साइड पर लिखेंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हो रहा है कितने का हो रहा है, 1,09,000 का, 2002 से लेकर 2004 तक का हमारा जो भी हो रहा है वो 1,09,000 रुपये का जो हमको नीचे दिया गया था, वो हम लोग लिखेंगे। उसके अलावा जो 40,000 रुपये का जो 2002 से लेकर 2004 तक के अंदर जो फायर का एक्सपेंस, जो फायर का लॉस है, वो भी हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में आ रहा है, तो वो भी हम लोग लिख देंगे 40,000 का लॉस ऑफ द स्टॉक। और फिर 31 दिसंबर के दिन जो प्रॉफिट हो रहा था 40,000 रुपये का, ये सारा हमको यहाँ पर दिया था। 40,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, तो वो भी लिख देंगे हम लोग 40,000 का प्रॉफिट। 40,000 का प्रॉफिट लिख देंगे, तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो क्या होगा, तो 31 दिसंबर 2004 तक का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। तो वो कितना आ रहा है, 1,23,700 आ रहा है, तो वो 1,23,700 हमको मिल गया। अभी 1,23,700 हम लोग ऊपर लिख देंगे, जो हमारा 1/1/2005 का क्या बन जाएगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बन जाएगा 1/1/2005 का। तो वो लिख देंगे 1,23,500, और फिर माइनस करेंगे 2,55,000 में से, तो हमारे पास करंट ईयर का आ जाएगा 1,31,300। और फिर यही करंट ईयर का हम लोग कहाँ लिखेंगे, 1,09,000 के अंदर ऐड करके लिख देंगे जो नेट ट्रेडिंग लॉस है आफ्टर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन टैक्सेशन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एक्सेट्रा ड्यूरिंग द सेम पीरियड, यानी करंट पीरियड का जो है वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा टोटल, 2,40,300 आ जाएगा हमारा यहाँ पर। उसके बाद क्या है, 4 पॉइंट है जो लॉस है अदर देन द ट्रेडिंग लॉस, जो रिटर्न ऑफ किया गया है या तो जो प्रोविजन जो किए गए हैं इन द बुक्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड, तो ये हमारा स्टॉक का लॉस है, तो वो हम लोग लिख देंगे 40,000 का है। तो यहाँ पर लिख देंगे वो जो एस्टिमेटेड लॉस है जो अभी रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा हमको, या तो जो प्रोविज़न जो है जो हमको बनाना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट, तो वो भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, प्लांट का जो लॉस हो रहा है यहाँ पर हमको ना एस्टिमेटेड वैल्यू यानी जो रियलाइजेबल वैल्यू है उसको हमको कंपेयर करना पड़ेगा किससे, बुक वैल्यू से। 1,00,000 प्लांट कितना था, 1,30,000 का, और बुक वैल्यू कितनी थी, 2 लाख का, मतलब 2 लाख का प्लांट कितना, 1,30,000 का हो गया, मतलब 70,000 का हमारा लॉस हो गया। तो वो यहाँ पर लिख देंगे। टूल्स का भी ऐसे ही कर देना है, पेटेंट का भी, स्टॉक का भी ऐसे ही कर देना है, सबका ऐसे कर देना है। जैसे लास्ट में दिखा दूँ मैं डिटेल्स का कितना है, तो डिटेल्स का हम लोग देखेंगे बुक टैक्स का 60,000 जो है रियलाइजेबल वैल्यू है, और 90,000 बुक वैल्यू है, मतलब डिक्रीज़ कितने का हो गया,
90 माइनस बाय 60 करेंगे तो 30 का डिक्रीज़ हो गया, तो वो भी यहाँ पे लिख देंगे। टोटल डिक्रीज़ देखेंगे तो 1,59,000 का आ जाएगा। अदर रिड्यूसिंग आइटम जो कंट्रीब्यूट करेंगे डेफिशिएंसी, ऐसा कुछ है क्या, नहीं है, तो वो उसको नहीं लिखेंगे। और फिर टोटल कर देंगे तो टोटल कितना आ रहा है 29,700 प्लस बाय 2,40,300 प्लस बाय 40,000 प्लस 1,59,000, तो टोटल आएगा 4,69,000। अभी यहाँ पर आइटम जो रिड्यूस करेगी डेफिशिएंसी वो कितना है, तो एक्सेस ऑफ द एसेट्स ओवर द कैपिटल एंड द लायबिलिटी फॉर जनवरी 2021 के दिन ये हमारा प्रॉफिट दिया गया था 15,000 का जो हमको प्रॉफिट हो रहा था। ये प्रॉफिट कहाँ पे दिया गया था, तो ये जो 40,000 था ये जनरल रिजर्व का था। जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस था और 25,000 जो था वो किया था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस था। तो दोनों को लेस करेंगे तो हमारे पास 15,000 का क्या बचेगा, रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट बचेगा। तो वो कहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे जो एक्सेस ऑफ द एसेट्स ओवर द कैपिटल, जो आइटम्स रिड्यूस कर रहे हैं डेफिशिएंसी, वहाँ पर लिखेंगे हम लोग 15,000 का। और उसके बाद क्या है, जो नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 का वो कितना हो रहा था, 40,000 हो रहा था। तो वो भी लिख देंगे हम लोग 40,000। ये हमको दिया गया था, कहाँ पर दिया गया था, कंपनी जो प्रॉफिट कर रही थी 40,000 का 2021 के अंदर, तो वो हम लोग लिख देंगे 40,000। और फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड इनकम अदर देन द ट्रेडिंग प्रॉफिट, ये एग्जैक्टली अपोजिट है जो आइटम्स कंट्रीब्यूट कर रही थी डेफिशिएंसी उससे। तो यहाँ पर क्या थर्ड पॉइंट के अंदर, 9th पॉइंट के अंदर क्या है, प्रॉफिट एंड इनकम अदर देन द ट्रेडिंग प्रॉफिट ड्यूरिंग द सेम पीरियड, वो हमको देखना पड़ेगा। तो वो ऐसा कुछ है क्या, तो वैसा कुछ है ही नहीं, तो वो वहाँ पर नहीं लिख देंगे। और अदर आइटम्स जो डेफिशिएंसी के वजह से जो प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मतलब ये जो अदर आइटम्स के अंदर क्या था हमारा, लैंड एंड बिल्डिंग था, उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू और बुक वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू, बुक वैल्यू कितनी थी 1,20,000 और एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू कितनी थी 1,30,000, मतलब 10,000 का इंक्रीज़ हो रहा था। तो ये 10,000 का इंक्रीज़ हम लोग लेते हैं यहाँ पर। और फिर टोटल करेंगे 15, 40 और 10, तो कितना आ रहेगा 65,000 आ जाएगा। और नेट ऑफ करेंगे 4,69,000 में से माइनस करेंगे 65,000, 4,69,000 में से माइनस करेंगे कितना 65,000, तो हमारा कितना आएगा 4,04,000 की डेफिशिएंसी आ जाएगी। और यही डेफिशिएंसी हमको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दिखेगी, जो हमने फाइंड आउट किया था 4,04,000 की डेफिशिएंसी लिस्ट एच के हिसाब से।